हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जिसका पहला और दूसरा चैप्टर हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 12th का ही, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। शुरू करें। ओके जी, देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड तो आपने पहले भी सुना होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या चीज़ है पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू स्पीड। तो ये है पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से इसमें भी पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे डिटेल में आप समझ जाएंगे इसके बारे में कि असल में चीज़ क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, विद्युत विभव। किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इंग्लिश में देखिए, द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to a particular point against the electric field without changing in its kinetic energy, ठीक है। यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके काइनेटिक एनर्जी में किसी भी चेंज को किए बगैर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम डायग्राम में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये हो गया एक इनफाइनाइट पॉइंट हमने मान लिया, और ये है कोई पॉइंट P। तो यहाँ पर हमने माना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आएंगे इस पॉइंट P तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक हो गया जी। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को जो कि पॉजिटिव है यहाँ से इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लेकर आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ डायरेक्शन होने की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो है वो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स जो कि होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इस चार्ज को यहाँ तक हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देकर लाना होगा जो कि अपोज करता होगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर हो, ताकि हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट P तक ला सकें, ठीक है। देखिएगा इस फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का हम लगाएंगे एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट। तो हम करेंगे वर्क डन एक्सटर्नल बाय एन एजेंट। तो ये वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, ठीक है। तो हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे इस पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। तो यहाँ से देखिएगा हम लेकर आएंगे फ्रॉम इनफाइनाइट, ये पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल V से, या इस तरीके से। तो देखिएगा इनफाइनाइट से लेकर आएंगे हम पॉइंट P तक, और वर्क डन करेंगे हम टेस्ट चार्ज को वहाँ से मूव कराने के लिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल को लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिखेंगे फाइनली हम पॉइंट P पर, और इनिशियली हम थे या पॉइंट चार्ज था इनफाइनाइट पर। तो यहाँ से लिखा जाएगा वर्क डन इनफाइनाइट टू P अपॉन में टेस्ट चार्ज। अब एक अजम्पशन लिया जाता है इन फिजिक्स, वो अजम्पशन क्या है देखिए। अजम्पशन क्या अजम्पशन लिया जाता है कि पोटेंशियल
एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एट इनफाइनाइट बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया v इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इनफाइनाइट की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट P पर आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ओके, मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो थी बात पोटेंशियल की। इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डेल वी से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव ना हो। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट to another point against electric field without changing in its kinetic energy called electric potential difference। चलिए देखिएगा, ये हो गए कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, किसको रिप्रेजेंट करा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन का, एंड इक्वी डिस्टेंस, बीच की दूरी बराबर हो अगर फील्ड लाइंस के, तो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिएगा, इसमें हमने रखे कोई दो पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस पॉइंट ए तक, तो वापस से वही फिनोमिना यहाँ से लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लगाएंगे इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड की एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से हम लाए टेस्ट पॉइंट चार्ज को फ्रॉम पॉइंट बी टू ए में, वर्क डन हमने किया फ्रॉम टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से इसको हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनली हम पहुँचे पॉइंट ए पर, इनिशियल टेस्ट चार्ज था पॉइंट बी पर, इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। चलिए, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नोट कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला। नोट कर लिया आपने? ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का इट मीन्स इट हैव ओनली has only magnitude, no direction। अब चूंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है
तो कहीं पर भी अगर हमें बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक ऑब्जेक्ट में दे दिया जाए, मान लीजिए V1 या माइनस का V3 प्लस का V5, तो हम इसका नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस का V5 माइनस का V3, मतलब इनका कर देंगे अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही मैं बात बता दी मैंने आपको, नोट कर लीजिएगा अगर करना चाहें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इनका अलजेब्रिक सम करके। चलिए, तो चूंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसकी यूनिट, इसके डायरेक्शन में तो कोई लफड़ा ही नहीं ना, क्योंकि डायरेक्शन होता नहीं इसका, तो इसकी यूनिट देखिए, यूनिट यहां से निकलेगी SI यूनिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस को डेल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से वर्क की जो यूनिट होती है जूल, अपॉन में चार्ज की पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कूलम, जो कि बराबर हो जाएगा वोल्ट के, या इसी को अगर कोई वोल्टेज बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही चीज़ है, वोल्ट या वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया इसका SI यूनिट। अब CGS यूनिट की बात करें, CGS शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आपको पता होगी, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। चलिए, तो यहाँ से इसका जो CGS यूनिट होता है वो होता है स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट वोल्ट को देखकर याद आ रहा होगा, स्टेट कूलम हमने पढ़ा था ना, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से स्टेट कूलम हो गई इसकी SI यूनिट, तो इसको वोल्टेज को SI स्टेट कूलम, सॉरी रियली सॉरी, नॉट स्टेट कूलम, स्टेट कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो अब हम वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट में रिलेशन बिल्ड करेंगे, नोट कीजिएगा यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो जूल की SI यूनिट होती, CGS यूनिट होती है 1 जूल SI यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, जो कि है CGS यूनिट। इसी तरीके से 1 कूलम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁹, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इज 3 इंटू में 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, तो अगर हम वोल्ट को यहाँ से लिखें, वोल्ट इज इक्वल टू, सॉरी पहले देखिए इसी तरीके से वोल्टेज की 1 वोल्ट इज इक्वल टू x इंटू में स्टेट वोल्ट। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्टेट वोल्ट। यहाँ से हम वोल्ट को लिख सकते हैं, स्टेट वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल अपॉन में कूलम, जो कि है SI यूनिट, तो इसको CGS में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम। ठीक है, तो अब देखिए वोल्ट जो कि हमने डिफाइन किया था जूल अपॉन में कूलम से, तो अब इसको लिखेंगे CGS में, जूल 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग अपॉन में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁹ स्टेट कूलम। तो यहाँ से अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम, अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम को हम लिख सकते हैं स्टेट वोल्ट। तो यहाँ से इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ से 10⁷ एंड 10⁹, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻², कैंसिल करना आपको आता होगा, 3 इंटू में 10⁻² एंड अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम, अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम को हम लिख सकते हैं स्टेट वोल्ट। रिलेशन आ रहा है, काफ़ी हद तक आ चुका है ना। चलिए, वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट आ चुके हैं दोनों टाइम्स। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं फाइनली 1 स्टेट
वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ये आ गया रिलेशन बिटवीन स्टेट वोल्ट एंड वोल्ट। नोट कीजिएगा, ये हो गई इसकी CGS यूनिट। नोट कीजिए, कर लिया आपने नोट? मिटा रहा हूं मैं। ये हो गया रिलेशन बिटवीन, ये दोनों यूनिट्स हो गई SI यूनिट एंड CGS यूनिट। SI यूनिट इज वोल्ट एंड CGS यूनिट इज स्टेट वोल्ट, जो कि डिफाइन है 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। मिटा रहा हूं। देखिए, चलिए आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। आई होप यूनिट आपको समझ में आई होगी। यूनिट्स समझ में आ गई ना? SI यूनिट इज वोल्ट एंड CGS यूनिट इज स्टेट वोल्ट, और वोल्ट को शॉर्ट में हम लिखेंगे कैपिटल V से। चलिए अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन। तो यहां से डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिएगा, जूल अपॉन में कूलम के अकॉर्डिंग वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहाँ से वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1L2T-2, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और चार्ज की यूनिट पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था AT। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा m1L2T-3 A-1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन पढ़ लिया हमने, इन यूनिट भी पढ़ लिया, इनकी डेफिनेशन भी देख ली। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। असल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, क्योंकि हमने पॉइंट P एंड इनफाइनाइट के बीच में भी अगर लिखा था तो वो भी दो पॉइंट्स के बीच में हमने लिखा था। तो ये पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही असल में डिफाइन होता है। भले ही हमने इसको बाद में जीरो कर दिया था, लेकिन असल में था तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही। चलिए, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस for an unit, electric potential difference for a point charge, बिंदु आवेश के लिए विद्युतीय विभव या विद्युतीय विभवांतर। चलिए देखिए, पॉइंट चार्ज, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर हमने रख दिया कैपिटल Q का एक पॉजिटिव चार्ज, जो कि सोर्स चार्ज है हमारा, और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P हमने लिया है। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, यहाँ पर लिया हमने कोई पॉइंट P। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वही तरीका इनफाइनाइट से हम लेकर आएंगे एक टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे पॉइंट P पर, और वो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर पोटेंशियल की एनर्जी फील करके बताएगा कि कितना इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, तो हम लेकर आएंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे। ठीक है, तो इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर लगेगी रिपल्शन की फोर्स, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सेम नेचर ऑफ चार्जेस में लगती है रिपल्शन की फोर्स, तो ये करेगा इसको, इस टेस्ट चार्ज को रेपल। ठीक है, तो इस पर लगेगा रेपल्शन, इस पर लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। टेस्ट किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगती है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज पर लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस चार्ज को यहाँ तक हमें लाना है। तो हम करेंगे एक्सटर्नल, वही तरीका वापस से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। चलिए
अब अगर मैं कहूँ कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है एक्सटर्नल फोर्स के, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डिफाइन है के क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर, जहां आर का स्क्वायर आर है इस सोर्स चार्ज एंड इस टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस। अब चूंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि आर में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फोर्स में वेरिएशन आ रहा है, तो जितना छोटा ये आर होगा, जितना कम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, उतना ही फोर्स में वेरिएशन कम होगा। तो अगर हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आएंगे तो इस चार्ज की वजह से उस चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा ड्यू टू दिस लॉन्ग डिस्टेंस जो कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो देखिएगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वेरिएशन को कम करने के लिए हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P पर न लाकर पॉइंट P से हम लेकर जाएंगे इसको इनफाइनाइट पर। समझ में आया क्यों लेकर जाएंगे? वापस से बता रहा हूं, इस R, चूंकि R जो है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो जैसे जैसे R में वेरिएशन आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा R की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, जिससे उतना ही ज़्यादा वेरिएशन आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स में। तो उस वेरिएशन को कम करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P न लाकर P से इनफाइनाइट पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम लेकर जाएंगे पॉइंट P टू इनफाइनाइट। ठीक है, वर्क डन हम करेंगे पॉइंट P टू इनफाइनाइट ले जाने में वही एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। क्या यह चीज आपको समझ में आ रही है? क्या इस बात पर आप मेरी इस बात पर यकीन कर पा रहे हैं? क्या ये मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताइएगा, क्या नहीं लिख सकता? चलिए मैं लिख सकता हूं, मैं बताता हूं अभी कैसे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि हम क्लास 11th के हमारे सिलेबस में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सहसंजक बल एंड असंजक बल। तो यह है एक सहसंजक बल, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल एंड आरक्षी बल, ऐसे कुछ होते हैं वर्ड्स। चलिए, वो असंजक सहसंजक नहीं होता है, वो होता है संरक्षी बल एंड आरक्षी बल। तो ये है एक संरक्षी बल, तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो स्टैटिक इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम यहां से देख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होगा तभी तो वर्क डन आएगा ना। तो यहां से वर्क डन ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पहला होता है पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट से आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस पथ पर निर्भर नहीं करेगा, इस पथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक सीधा लेकर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर आ रहे हैं, या और ऊपर से घुमाते हुए लेकर आ रहे हैं। इस पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। इसकी डिपेंडेंसी है इस वर्क डन की ओनली फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट तक। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर क्लोज लूप इज 0। ठीक है, 0 होगा क्लोज्ड
लूप के लिए, यही हमें चाहिए था। देखिए वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर क्लोज लूप के लिए बात की जाए तो होगा 0। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ हम जाएंगे, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हमने लिए, या यही पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P2, पॉइंट P एंड पॉइंट इनफाइनाइट। अगर हम शुरू में इनफाइनाइट से पॉइंट P पर आ रहे हैं तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स टू मूव फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, प्लस अगर हम वापस P टू इनफाइनाइट जाएं तो यहाँ से प्लस वर्क डन टू मूव फ्रॉम P टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होगा, ये बन रहा है एक क्लोज लूप, P टू इनफाइनाइट टू P एंड P टू इनफाइनाइट क्लोज लूप बन रहा। तो यहाँ से इनका जो नेट वर्क डन होगा वो होगा 0 फॉर अ क्लोज लूप, तो ये हो गया 0। इसी तरीके से अगर इसको मैं इस वाले टर्म को शिफ्ट करूं उस तरफ या इस वाले टर्म को शिफ्ट करूं उस तरफ, तो यहाँ से वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं, इस टर्म को शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन टू मूव फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। ये हो गया प्रूफ। समझ में आ रही है आपको चीजें? कंजर्वेटिव फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा क्लोज लूप के लिए वो होता है 0। तो यहाँ से क्लोज लूप फ्रॉम इनफाइनाइट टू P टू इनफाइनाइट के लिए हो गया 0। तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में हमने इस इक्वेशन में इस वाले टर्म को शिफ्ट किया उधर, तो ये हो गया इसके नेगेटिव के बराबर, जो कि ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब देखिएगा हम वर्क डन लगाएंगे तो जो इस एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर भी जो फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, क्योंकि देखिए पॉइंट P से हम शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट तक के लिए, तो इस पर लगने वाली फोर्स इस सोर्स चार्ज की वजह से, क्योंकि ये है पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव, तो लगने वाली फोर्स इनके बिटवीन कितनी कौन सी हो जाएगी, रेपल्शन की फोर्स। और रेपल्शन की फोर्स की वजह से फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ और चार्ज को भी हमें ले जाना है उसी तरफ। अब चूंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो इसकी स्पीड में हमें कोई भी चेंज नहीं आने देने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ इसको धकेलेगी जिसकी वजह से ये इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो उस मूवमेंट को उस स्पीड को हम अपने कंट्रोल में रखने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हैं? तो इस एक्सटर्नल फोर्स को हम लगाएंगे ऑलमोस्ट इसी के इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है ऑलमोस्ट इसी के बराबर के मैग्नीट्यूड की, ताकि इसकी स्पीड में कोई भी वेरिएशन ना आए, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बात सुनिएगा, क्यों हम चाह रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो फोर्स इस पर लग रही है, उससे जो वर्क बन रहा है, तो उस वर्क से जो एनर्जी हमें मिल रही है, तो उस एनर्जी के सारी की सारी क्वांटिटी हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, इस वर्क डन से जो एनर्जी हमें मिल रही है उस एनर्जी को हमें स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें उस एनर्जी का सारा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में चाहिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होने के लिए हम कर रहे हैं इसकी स्पीड को ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसकी स्पीड को जितना कम रखेंगे, स्पीड में वेरिएशन जितना कम होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन नहीं होने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो पूरी की पूरी मिलेगी हमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस वजह से हम नहीं चाह रहे कि जो वर्क डन की वजह से एनर्जी मिल रही उसका थोड़ा सा भी हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो, इसीलिए हम नहीं चाह रहे इसकी स्पीड में वेरिएशन। ठीक है, ओके। तो
यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होगी एक्सटर्नल फोर्स के, यह मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ से देखिएगा वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, हम मूव कर रहे हैं इस चार्ज को फ्रॉम P टू इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू, अब चूंकि फोर्स है वेरिएबल, क्योंकि आर में आ रहा है वेरिएशन, जैसे जैसे इस तरफ स्पीड बढ़ रही आर में वेरिएशन आ रहा, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हम कैसे निकालते हैं, उसका करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये हो गया एफ डोंट डी आर, डोंट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर ये फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स जो है वो है एक्सटर्नल फोर्स। क्यों है ये बता चुका हूं मैं, और बता देता हूं। चलिए, इस तरफ लग रही इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स, तो इसकी स्पीड में वेरिएशन को रोकने के लिए हम लगाएंगे इसके ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड की एक्सटर्नल फोर्स, तो ये होगी एक्सटर्नल फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज का उस तरफ जबकि फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो इनका जो डायरेक्शन हो गया वो एक दूसरे के अपोजिट, और एंगल बन रहा है इनके बीच में इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर इस डोंट प्रोडक्ट को हम यहाँ से हटाएं तो ये निकल कर आएगा, सॉरी इसके लिमिट्स फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ फ्रॉम D इंटू में R, इनका हटा दिया हमने डोंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम मूव कर रहे इससे डिस्टेंस R टू इससे डिस्टेंस इनफाइनाइट, हम मूव कर रहे इस डिस्टेंस R से डिस्टेंस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से पॉइंट P की जगह लिखेंगे डिस्टेंस R, इनफाइनाइट की जगह लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। चलिएगा अब देखिए, यहाँ से करते हैं इस फोर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ से इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्रॉम R टू इनफाइनाइट के लिए K क्यू नॉट अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में dr, वर्क डन हो रहा है P टू इनफाइनाइट के लिए। इसी तरीके से अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो देखिएगा इसमें जो टर्म है K जो कि है कांस्टेंट, एंड सोर्स चार्ज जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी, टेस्ट चार्ज जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ से नेगेटिव ऑफ K क्यू नॉट आएगा बाहर, अंदर बच जाएगा ओनली 1 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में dr। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो क्या आपको इंटीग्रेशन आता है? आपके 12th के सिलेबस में ही इंटीग्रेशन का पूरा एक चैप्टर है, जिसमें ये तो बहुत हल्का इंटीग्रेशन है आपके लिए, बहुत भारी भारी इंटीग्रेशन आते हैं। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़ में मिटा सकता हूँ, नोट कीजिएगा पहले ये नोट कर लिया आपने? ओके जी, मिटा दिया। समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही है यहाँ पर? देखिए, ये बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी हैवी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतनी वजाहत वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तब भी चल जाएगा काम। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हम 1 अपॉन में R स्क्वायर का कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं अभी। अगर 1 अपॉन में x का स्क्वायर 1 अपॉन में चलिए 1 अपॉन में x का स्क्वायर इंटू में dx हो, R की जगह x लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से x की पावर -2 इंटू में dx ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, चलिए मैं और कोई टर्म मान लेता हूँ x की जगह। अगर x की पावर है n तो इसका इंटीग्रेशन डिफाइन है x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1। ठीक है, प्लस में आगे लगाते हैं c, और इस c का क्या मीनिंग है ये आपके मैथमेटिक्स के टीचर आपको बताएंगे। यहाँ से -2, तो यहाँ n की जगह रखेंगे -2, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकल कर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, आएगा -1 अपॉन में x प्लस का c। समझ में आई आपको?
माइनस का 2 प्लस का 1 होगा x की पावर माइनस का 1। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यह जाएगा x की पावर माइनस का 1 अपॉन में प्लस का माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का c। तो इसको x को नीचे वापस से भेजेंगे अगर तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, तो माइनस का के क्यू नोट 1 अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन में आर फ्रॉम पॉइंट आर टू इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस का के क्यू नोट, लिमिट्स को इसमें पुट करें तो माइनस का 1 अपॉन में इनफाइनाइट, यहाँ से आता है बीच में माइनस। ये आप इंटीग्रेशन में बहुत आसानी से सीख जाएंगे ये चीज़ें। बीच में आता है माइनस का 1 अपॉन में लिखा जाएगा ये नीचे वाली लिमिट r। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का के क्यू नोट 1 अपॉन में इनफाइनाइट को लिखा जाता है 1 अपॉन में 0। ठीक है, तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट को हम लिखेंगे बराबर 1 अपॉन में इनफाइनाइट को लिखेंगे 1 अपॉन में 0। तो ये 0 जाएगा उठकर ऊपर, तो यह जाएगा 0 अपॉन में 1 और 0 बराबर होता है 0 अपॉन में 1 अपॉन में 0 इनफाइनाइट, 0 अपॉन में 1 0। तो यहाँ से 0 अपॉन में 1 होगा 0, तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट की वैल्यू निकल कर आई 0। तो यहाँ से ये वाला टर्म हो जाएगा 0, बच जाएगा ओनली 1 अपॉन में r, तो ये नेगेटिव जाएगा अंदर तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम p टू इनफाइनाइट के लिए ये हो जाएगा माइनस का k क्यू नोट अपॉन में r। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, ये हो गई इसकी वैल्यू। और चूंकि अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम p टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इनफाइनाइट टू p। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखें तो ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू p के लिए इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल का r। ये हो गया वर्क डन। नोट कीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। चलिए अब आगे देखिए, इसको लिखते हैं हम पोटेंशियल की फॉर्म में इस इक्वेशन को। तो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा फॉर अ पॉइंट चार्ज। चूंकि पोटेंशियल हमें पता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, इनफाइनाइट टू पॉइंट P के लिए, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, क्योंकि वर्क डन भी इनफाइनाइट टू P तक हमने निकाल लिया है। इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज अपॉन में 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ से अगर हम, चलिए नीचे लिख देता हूँ, इसको अगर लिखें तो ये लिखा जाता है पोटेंशियल फाइनली हम पहुँचे पॉइंट B पर, और इनिशियली वी वर एट इनफाइनाइट पॉइंट। वर्क डन जो निकल कर आया है के क्यू नॉट अपॉन में r इंटू में 1 अपॉन में एप्सिलॉन 1 अपॉन में क्यू नॉट पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पोटेंशियल एट P फॉर अ पॉइंट P हो जाएगा के क्यू अपॉन में r। यह आ गया एक पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर पोटेंशियल। समझ में आई आपको चीजें? और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू दिस पॉइंट एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज कितनी थी, के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इस चार्ज पर डिपेंडेंसी होगी इसकी कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ।
दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इसी नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, अगर रख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर रखा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन चूंकि होता नहीं, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। नोट कर लिया आपने? चलिए, ये कहानी आपको समझ में आई? क्लास 12th के लेवल की तो रही नहीं बातें, है ना, ये तो IIT के लेवल की चली गई। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से ही माइंड में होंगी कि कैसे एक सोर्स चार्ज के लिए पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों में से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके इसका 50% भी लिख दोगे तो आप हो जाओगे, आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 100% करेक्ट। चलिए, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए डाइपोल। डाइपोल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। देखिए ये बना दिया हमने एक डाइपोल, डाइपोल कैसे डिफाइन है? डाइपोल का डेरिवेशन तो नहीं, सॉरी डेरिवेशन नहीं, इसका डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर रखे हो। ये मान लीजिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मान लीजिए 2D। चलिए जी, अब देखते हैं इसकी वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर स्पेस में, मान लीजिए कोई पॉइंट P है r थीटा पर, जहाँ इसका डिस्टेंस ये हम ले रहे हैं, इस पॉइंट से डिस्टेंस है r, और ये बना रहा इस डाइपोल की एक्सिस से एंगल थीटा। ठीक है, चलिए ये हमने मिला दिया, ये डिस्टेंस इस चार्ज की वजह से मान लीजिए r1 है, और इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस मान लीजिए अगर r2 है। तो अब देखिए इसमें कहानी शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी नंबरिंग कर, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं इस पर। ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए हमने मान लिया O, ये पॉइंट ये मान लिया हमने M, ये पॉइंट मान लिया हमने N। ठीक है, तो इस पॉइंट M से M एंड P की इस डिस्टेंस को इस R की डिस्टेंस में मेजर करने के लिए हम इस पर डाल रहे हैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने डाल दिया इस पर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। ठीक है, ये है पॉइंट M, ये पॉइंट मान लिया हमने B, और इस डिस्टेंस NP को इसमें मेजर करने के लिए हम इसको पीछे बढ़ा रहे थोड़ा, तो इस पर हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर इस तरीके से, जो कि यहाँ से हो गया 90 डिग्री। इस पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट A। ठीक है, कुछ नया नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं। इन दोनों डिस्टेंस को हमने R के टर्म में लिखने के लिए इन दोनों डिस्टेंस को कर दिया बराबर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है D, पॉइंट M एंड O के बीच में, और O एंड N के बीच के डिस्टेंस भी है D, क्योंकि इसकी पूरी की डिस्टेंस है 2D। अब हम यहाँ से ये अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन हम मानते हैं कि पॉइंट MP के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है BP के। इसी तरीके से पॉइंट AP का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है पॉइंट NP के। ठीक है, ये हमने माने दो अजम्पशन, और NP कितना है R2 और ये R1।
ये हमें चाहिए होगा ये एंगल है थीटा। तो अगर हम ओ बी की वैल्यू निकालें, यहाँ से हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए होगी। चलिए पहले लिख लेते हैं। अगर हम R1 की यहाँ से वैल्यू निकालें जो कि है MP, तो हम लिखेंगे इस R की टर्म में OP इज इक्वल टू OB प्लस BP। OP इज इक्वल टू OB प्लस, सॉरी नॉट प्लस, हाँ रुकिए, OP इज इक्वल टू OB प्लस BP, ठीक है। और OP क्या है, डिस्टेंस R इज इक्वल टू OB को, OB यहाँ से देखिए ये एक बन रहा 90 डिग्री का एक ट्राइंगल जिसके अंदर ये हो गया 90, और पॉइंट B है 90 पर, पॉइंट O है इस एंगल थीटा पर, और पॉइंट M है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस OB अपॉन में हाइपोटेनियस OM। तो OB किसके बराबर है, सॉरी OM किसके बराबर है, OM ये वाला, ये बराबर है D के। क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ ये डिग्री, ये जो B वाला एंगल है वो है 90। तो यहाँ से OB जो कि बराबर है OM जो कि बराबर है D के, तो यहाँ से OB बराबर हम लिख सकते हैं D cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से OB की जगह हमने लिखा D cos ऑफ थीटा प्लस BP, B एंड P जो कि हमने यहाँ से एजम्पशन माना था BP इज इक्वल टू MP, और जो कि है R1 के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको R1। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है R1 इज इक्वल टू, इस D को वाले टर्म को भी शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो R माइनस ऑफ D cos ऑफ थीटा, ये हो गई वैल्यू ऑफ R1, ठीक है। इसी तरीके से R2 की वैल्यू, R2 के लिए हम लिखेंगे OAP इज इक्वल टू AO प्लस OP, ठीक है। तो OP बराबर हो जाएगा R के, और AO बराबर हो जाएगा इसी तरीके से AO का अगर हम ट्राइंगल बनाएं ये वाला, तो ये भी निकल कर आएगा इज इक्वल टू D cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से R2 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू R प्लस ऑफ D cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो यहाँ से AP इज इक्वल टू AOOP। तो OP की वैल्यू रख दी R, AO की वैल्यू है D cos ऑफ थीटा। तो ये हो गया R2 की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने मान लिया V1 है बराबर चार्ज जो कि ये पॉजिटिव इनके साइन के साथ अपॉन में इसका डिस्टेंस का, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R1। इसी तरीके से ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज जिसको हमने रख दिया V2 इज इक्वल टू K माइनस का Q अपॉन में R2, इनके बीच का डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन में R1 इज इक्वल टू KQ अपॉन में R2 जो कि है माइनस। तो नेट पोटेंशियल, चूँकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो इनका देखना नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो हम निकालेंगे बाहर KQ को, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2, ठीक है। R1 एंड R2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो यह हो जाएगा KQ 1 अपॉन में R1 की वैल्यू R माइनस ऑफ D cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन में R प्लस ऑफ D cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से निकल कर आएगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2D cos ऑफ थीटा अपॉन में, यहाँ नीचे आ जाएगा R ऑफ स्क्वायर माइनस D ऑफ स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। आपको याद होगा डाइपोल की डेफिनेशन में
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने लिखा था, डाइपोल की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने लिखा था ये जो इन दोनों के चार्जेस इक्वल इन अपोजिट मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस d है बहुत छोटा है इस डिस्टेंस r के मुकाबले में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ r इज इक्वल टू मच मच ग्रेटर देन d, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r ऑफ स्क्वायर माइनस d ऑफ स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, ये ऑलमोस्ट हो गया जीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू r ऑफ स्क्वायर के। तो इस वाले इक्वेशन में ये लफड़ा पुट करते हैं तो v नेट इज इक्वल टू इस के क्यू को अंदर हम अगर रखें तो ये हो जाएगा k q इंटू में 2d, ये क्रॉस नहीं है क्योंकि वेक्टर मैंने नहीं लगाया, जब तक वेक्टर नहीं है तब तक तो ये क्रॉस नहीं होगा। जैसे ही मैंने वेक्टर लगा दिया तो ये हो जाएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम वेक्टर में पढ़ते हैं ना। तो ये वो क्रॉस वाला प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि वेक्टर से यहाँ नहीं लगे, वेक्टर साइन नहीं है तब तक ये मल्टीपल ही साइन रहेगा। तो यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा ओनली r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से v नेट q इंटू में 2d, ये याद आ रहा आपको, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से v नेट जो निकल कर आएगा एट पॉइंट P इज इक्वल टू k p cos ऑफ थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ रैंडम पॉइंट इन स्पेस r d थीटा। नोट कीजिएगा, नोट कर लिया आपने? चलिए मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा वो एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे बनेगा। देखिएगा V8R थीटा निकल कर आया है KP cos ऑफ थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो वो था KP अपॉन में r का क्यूब रूट अंडर 3 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 1। चलिए वो तो आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी एक्सिस पर, ठीक है। एक्सिस पर देखिएगा ये हो गई इसके अकॉर्डिंग, ये हमने यहाँ पर रखा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रखा हमने नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इससे कोई ये एंगल हम मान रहे थे थीटा, ठीक है। ये डाइपोल जो इससे बना रहा इस पॉइंट P से। अब मान लीजिए ये पॉइंट P उठकर आ गया अगर यहाँ पर इसी की एक्सिस पर ये पॉइंट P अगर हमें मिल रहा, तो यहाँ से देखिएगा एंगल कितना हो गया, पॉइंट P जो यहाँ से इस डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था वो अब उठकर यहाँ से आ गया इसी के अलोंग। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा वो एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पर रखी, इस एंगल को cos थीटा की वैल्यू cos थीटा यहाँ पर हम लिखेंगे cos 0, और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो V8 एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरीके से अगर दूसरा हम देखें इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखिए ये हो गया डाइपोल वापस से पॉजिटिव एंड ये हो गया नेगेटिव, बीच का डिस्टेंस 2d। अब ये आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इस एक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट आ जाए यहाँ, अगर यहाँ पर पॉइंट P, तो इस एक्सिस पर जो ये एंगल पॉइंट P यहाँ से जो थीटा एंगल बना रहा था वो उठकर अगर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाए तो ये एंगल बन जाएगा इसके बीच में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V8 इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू KP इंटू में 0 अपॉन में r का स्क्वायर। तो V8 इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 0, या आप इसको V परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं।
इसको बोल सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ आगे चलिए, V पैरेलल, क्योंकि पॉइंट मिल रहा हमें इसके पैरेलल में, और इस इक्वेटोरियल को अगर हम लिखें V परपेंडिकुलर तो भी गलत नहीं होगा। अगर आपसे परपेंडिकुलर के लिए पूछा जाए तब भी यही चीज़ सेम है, ठीक। परपेंडिकुलर के लिए 0, इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर के लिए 0 एंड पैरेलल या एक्सिस के लिए हो जाएगा Kp/r²। नोट कीजिए। चलिए अब ये देखिए, यहाँ से ये मिटा रहा हूँ मैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें यहाँ से मिल रही कि किसी भी डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हमें मिलता है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ डाइपोल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये तो अनस्टेबल सिचुएशन, अगर यहाँ पर रह गया नेगेटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव रखने में क्या खराबी थी, क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती, असंतुलित साम्यावस्था। यहाँ पर इसके बीच में किसी परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर मानते हैं हम कहीं पर, तो उस पॉइंट के अलोंग जो सरफेस बनेगा इससे जो सरफेस बन रहा है यहाँ से, तो इस सरफेस पर चूंकि हमें पता है परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, उस पॉइंट पर हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो इस सरफेस के, ये सरफेस इसकी एक ही पॉइंट पर काट रहा है, क्योंकि ये अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये देख रहे हैं आप, तो ये सरफेस ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे। तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा 0। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम फॉर each point of सरफेस के सभी बिंदुओं के लिए विद्युत विभव का मान हमें मिल रहा है सेम, इक्वल, जो कि है 0। तो यहां से इसको बोलते हैं कॉल्ड, ध्यान दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम मिले, फॉर सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच पॉइंट ऑन सरफेस कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं आपको समझाने में, फिर भी अगर आपको चीज़ें वापस से अगर समझने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने फिजिक्स के अंदर, ताकि चीज़ें आपको बेहतर से समझ में आए, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाओ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी।